नमस्कार। क्या बोले बिहार के इस एपिसोड में मैं रीमा पराशर आज एक बेहद ही खूबसूरत जिले में आपको लेकर आ गई हूँ, मधुबनी। मधुबनी जिसका नाम सुनते के साथ ही रंगों से सजी हुई मिथिला पेंटिंग वो सामने आ जाती है। किसी के भी घर में आप जाएंगे ना तो लगेगा कि यहाँ पर हर घर में वही रंग दिखाई देते हैं मिथिला पेंटिंग के। घर घर में उस पेंटिंग को बनाया जाता है, साड़ियां भी बनती हैं, यानी हर घर में कारीगर जो है और कारीगरी उसका नमूना दिखाई देता है। तो ये तो है मधुबनी जिला जो कि बेहद ही खूबसूरत है, देखिए आप चारों तरफ से। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो समाजवादी आंदोलन से लेकर के मंडल कमंडल, ये दोनों तरह की राजनीति भी इस क्षेत्र ने देखी और इसी दृष्टि से यहाँ पर जातिगत समीकरण जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ब्राह्मण, यादव, ये तमाम जो कॉम्बिनेशन है ना, ये हमेशा से यहाँ की राजनीति पर हावी रहता है। लेकिन इस बार हम जहां जहां जा रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि इस बार का बिहार जाति से बाहर निकलकर वोट डालेगा, विकास के नाम पर वोट डालेगा और 20 साल का जो नीतीश सरकार का यानी एनडीए का जो कामकाज है उस पर वोट डालेगा। तो जरा मधुबनी के लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में ये इलाका जो कि जाना जाता है कि यहाँ पर जाति के आधार पर आरजेडी भी वोट पाने की फिराक में लगी रहती है, एनडीए में भी जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश होती है, क्या यहाँ पर भी विकास के समीकरण अब चलने लगे हैं? और क्या जो रंग हैं वो अलग अलग पार्टियों के दिखाई देंगे या इस बार फिर से एनडीए के साथ ही लोग इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं? चलिए जनता से ही बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर मधुबनी, यहाँ के रंग और उन रंगों में सजे हुए यहाँ के लोग सोच क्या रहे हैं? विकास के साथ साथ जाति समीकरण बैठाना भी अनिवार्य है और ये बिहार, संपूर्ण बिहार के लिए जरूरी है। सबकी भागीदारी हो, सबकी समान भागीदारी हो, सबकी उपस्थिति हो, ये अनिवार्य है। इसका मतलब जाति पर वोट पड़ेगा, आप कह रहे हो? जाति भी मायने रखती है, इसे हम मुकर नहीं सकते। ये जाति का समीकरण बैठाना भी अनिवार्य है और हमारी पार्टी भी यही सोचती है। हमारी पार्टी मतलब मैं तो आपको आम जनता की तरह बिहार की पार्टी मैं बात कर रहा हूँ। सभी पार्टियां और इसको भी मायने देती है, इसको भी सामने रख के चलती है। नहीं तो विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, आप कह रहे हो जाति ही देखी जाएगी? दोनों चीज देखी जाएगी। दोनों कैसे देखेंगे? या तो जाति दिखेगी या विकास दिखेगा? दोनों दिखेगी, ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा मानना है। दोनों कैसे देखते हैं? नहीं, हम दोनों नहीं देखते हैं। ये अभी आपने देखा होगा जो लगभग 20 साल से सरकार है और केंद्र में भी सरकार है और यहाँ पे विकास के मुद्दों पे बात हो रही है। आपने देखा होगा यहाँ पे जीविका बहन के लिए, बिजली के लिए, यहाँ पे अभी स्टूडेंट के लिए या यहाँ जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा चल रही है उस पे बात हो रही है और उसी पे वोट होगी। आप कोई यहाँ वृद्धा पेंशन देख लीजिए, बड़े बुजुर्ग से लेकर नवयुवक तक कोई बचा हुआ नहीं है। सबके लिए सरकार सोचती है और सरकार काम कर रही है और विकास के मुद्दा पे ही वोट होगा। और देश में हो रही है जिसे हमारे मोदी जी की सरकार है, कि स्टेट में हो रही है इसीलिए हमारे एनडीए की सरकार है और इस बार 225 फिर से नीतीश की नारा हम लोग की है और हम लोग उसी को लेके चल रहे हैं। और आपने देखा होगा ये मधुबनी जिला में 8 सीट एनडीए के खाते में है। इस बार हम लोग 10 का संकल्प लेके चले हैं और 10 का 10 सीट होगा। और आप जहां खड़े हैं यहाँ ये सीट आपको पता होगा जो हम लोग के खाते में नहीं है, ये भी सीट इस बार हम लोग 30,000 से 40,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा दावा जो आप कर रहे हैं, इस दावे में क्या सच्चाई हो सकती है? क्योंकि ऐसा क्या बदलाव आ गया कि इस बार 10 की 10 सीटों पर बीजेपी और एनडीए की बात हो रही है? चूँकि जहाँ भी विकास की बात आती है तो लोग जात गौण पड़ जाते हैं। जात की जो परंपरा था वो अब समय लद चुका है। विकास की धारा के मुख्य धारा के साथ यहाँ के युवा अब रम चुके हैं और इसका सीधा प्रमाण है लगातार लोकसभा चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी फतह करते आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम हो रहा है वह देख करके लोग आने वाले चुनाव में इस बार राजद का सुफरा साफ और कांग्रेस का सुफरा साफ होगा। अगर हम युवाओं की बात करें, मधुबनी में युवा के लिए क्या हुआ है और युवा के मन में इस बार क्या सोच है? चूँकि मैम इससे पहले मैं भी एक आरजेडी वोटर ही था, बट आरजेडी के विकास को देख के लगता है कि ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। तो इस बार जैसे अगर मैं बोलूँ मधुबनी सिटी या फिर हमारे ग्रामीण इलाकों में, तो अभी भी जल जमाव का समस्या है। हमारा मेन समस्या है कि 2-3 घंटे के बारिश में भी जो हमारा जल जमाव हो जाता है मधुबनी सिटी में या फिर ग्रामीण इलाकों में। तो इस बार हमारा जो सिस्टम है या फिर जो मेरा माइंडसेट है वो थोड़ा शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी बिहार में या फिर हमारे विधानसभा में खास के
लोग जाति व्यवस्था को देख के ही वोट डालते हैं कि मान लीजिए यादव। अभी भी जाती है। हाँ यस मैम, इसको हम नकार नहीं सकते हैं कि जाति व्यवस्था बहुत चरम पे है बिहार में। और लेकिन अगर हम जाति पे ही जाएं और विकास के नाम पे नहीं जाएं तो ये भी हमारी दुर्दशा ही होगी। और आप देख भी सकते हैं कि आप ही अगर आई होंगी तो बहुत इलाकों में जल जमाव का समस्या एक मेन समस्या है। ड्रेनेज सिस्टम का कुछ है नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें मधुबनी में, इस विधानसभा क्षेत्र में, तो अभी तक शिक्षा के लिए भी उस टाइप का कोई काम हुआ नहीं। तो इस बार भी हम सोच रहे हैं कि विकास के नाम पे हम वोट डालें और हम लोग जाति और प्रथा से उठ के हम लोग विकास पे हम लोग वोट डालें। आपके लिए भी जाति मायने नहीं रखती? नहीं नहीं नहीं, आपका क्या मुद्दा विकास होनी चाहिए, शिक्षा है? और होना चाहिए या हुआ है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। नहीं है। मधुबनी का सीट जो है वर्तमान मधुबनी के विधायक जी का काम एक भी काम सही नहीं हुआ है। नहीं, तो हम लोग इस बार अपने मधुबनी का सीट में बदलाव चाहते हैं और विकास जो कार्य करे उन्हें लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जाति व्यवस्था पे ही वोट हो, इसे खत्म करना है। एक मुद्दा जो बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चल रहा है वो है कांग्रेस के हैंडल से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद उनका वीडियो जारी किया गया, उस पे केस किया गया। ये मुद्दा जो है क्या फ्रस्ट्रेशन जता रहा है ये ऑपोजिशन की? देखिए मैडम, पहले बात बीजेपी और जदयू, मेरा मानना है कि केवल प्रचार करने वाली पार्टी है ये। बीजेपी और जदयू काम जितना करते नहीं उतना प्रचार करते हैं। अब माँ का मुद्दा, पहले आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं। माँ के अपमान का मुद्दा आया, इसको मुद्दा बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं है जरूरत? नहीं जरूरत। ये वोट के लिए लोग इस चीज को मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि कोई किसी के तो कांग्रेस बना रही है ना ट्वीट करके। मुद्दा कांग्रेस ने, देखिए कांग्रेस का ट्वीट आया, उस जो भी आदमी जो आदमी अगर गाली दे रहा है उसकी आलोचना की गई, ठीक है। और ये कोई मुद्दा नहीं हुआ कि आप मेरी माँ को गाली दे रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये बात जिसने जो व्यक्ति जाके स्टेज पे चढ़ा वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए, उसके अगेंस्ट में कानून है। किसी मोदी जी की माता जी को जिस तरह बोला गया, ये कोई मुद्दा नहीं है क्या? हाँ, मुद्दा है। आप ये कोई मुद्दा ही नहीं आप किसी के भी माँ सर्व के लिए बराबर है। आपकी माँ हो चाहे मेरी माँ हो, हम पार्टी बेसिस पर नहीं कर रहे हैं, माँ की बात कर रहे हैं। तो माँ से बढ़ के कोई नहीं है दुनिया में। राहुल गांधी की माँ नहीं है? आज राहुल गांधी के माँ को अगर कोई गाली दे तो राहुल गांधी बंद रहेंगे, चुप रहेंगे? अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है, सभी लोगों के प्रधानमंत्री है, अगर उनके माँ को अगर गाली दिया है तो देश को गाली दिया है। ये अपमान हम लोग सहने वाले नहीं है, हम लोग किसी भी हाल में नहीं समझेंगे। अगर राहुल गांधी वही जन्म है, उसके पास भी माँ है, अगर राहुल गांधी को माँ को गाली दे तो क्या राहुल गांधी घर में चुप रहेंगे? कभी नहीं चुप होने वाले हैं। और वैसे स्थिति में गाली दिया गया है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका दूर दूर तक राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। आप देखिएगा कि जिनका बेटा प्रधानमंत्री हो वो Z+ सेक्रेटरी में उसका भाई बहन पूरा खानदान घूमता है, लेकिन उस परिवार में देखिए कि जो समान जिंदगी उस समय जी रहे थे वही जिंदगी में आ जाए, उस दुनिया में नहीं है। वो दूर दूर तक राजनीति का वास्ता नहीं है उनको। माफी मांगने चाहिए थी कायदे से तो कांग्रेस पार्टी को। ऊपर से माफी मांगने की बजाय उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक भद्दी सी वीडियो बना करके मोदी जी की, स्वर्गीय माता जी की, वो सपने में आई ऐसी वीडियो बना दी। तो इतना क्यों गिर रहा है ऑपोजिशन? गाली किसने दी मैडम? किसने दी आप बताओ? गाली किसने दी? और गाली देने वाले किसके मंच से दी? मंच तो अभी आप लगाए हुए हैं, यहाँ कोई भी आ सकता है। मंच आप लगाए हुए कोई भी आ सकता है। मंच राहुल जी और तेजस्वी की मंच। ट्विटर हैंडल तो कांग्रेस का है, बीजेपी का नहीं है। जिसने गाली दी उन्होंने अरेस्ट तो हुआ, साबित तो हुआ। वो तो बीजेपी का एक कार्यकर्ता ही था, एक बीजेपी का ही कार्यकर्ता था। रही बात मोदी जी की माँ, आप अरेस्ट करके उसको जेल में भेज दीजिए, ये कहाँ का नियम है? किसी को बंदूक से मार दीजिए, किसी को मार दीजिए, उसके बाद कहे अरेस्ट हो गया है। सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार क्या कर रही है? पॉइंट ये है कि बिहार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से दिया गया वो मंच कांग्रेस का था। इस चीज को कांग्रेस मानेगी कि नहीं मानेगी कि मेरे मंच से गाली दिया गया? आपके हिसाब से तो मुद्दा ही नहीं है ये। मैंने बोला ये मुद्दा प्रचार का मुद्दा नहीं है मैम, बीच में इस चीज को गलत तरीके से नहीं रखा जाए। मैंने बोला ये प्रचार का मुद्दा नहीं होना चाहिए। किसी की माँ का सम्मान सबका कर्तव्य है। जब राहुल गांधी नहीं राहुल गांधी ने आज तक एक बार भी नहीं कहा कि मुझे मोदी जी ने स्टेज पर से मेरी माँ के बारे में ये बोला, मुझे ये बोला, ये सब आज तक कभी कुछ नहीं कहा। राहुल जी के लिए दो शब्द था,
माफी मांगने का कि हमसे गलती हुई, इसके लिए मुझे माफ किया जाए। राहुल जी की भी माँ है, क्या राहुल जी की माँ को कोई गाली देगा उनको बुरा नहीं लगेगा? आपने सोनिया जनता खुश हो किसी की भी माँ को गाली देना ही क्यों है? नहीं, आप इस चीज को दूसरे रास्ते पे मत ले जाइए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आपने सोनिया गांधी के बारे में कुछ बोला और उस चीज को राहुल जी ने चुपचाप माफ कर दिया, और आज के डेट में अगर आप इसको प्रचार का मुद्दा बनाते, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, तो ये गलत बात है। माँ की बात को मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए। जब तक वो राहुल जी माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये मुद्दा चलता रहेगा। उनको माफी मांगना होगा। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता देखिए, बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है। ये मुद्दा नहीं है, ये अधिकार मतलब सम्मान की बात है कि अरे हम पार्टी से नहीं है। हाँ नहीं, कहीं अच्छा अदर स्टेट में माँ को गाली दिया जाता है क्या? अदर स्टेट में माँ को गाली दिया जाता है और उसको सम्मान किया जाता है। जो माँ को गाली साथ में माफी मांगना होगा, क्योंकि दोनों व्यक्ति थे। तेजस्वी जी को भी माफी मांगना होगा, राहुल जी को भी माफी मांगना होगा। मैडम, राहुल जी जिस तरह जो है प्रधानमंत्री के बारे में जो है तुम तड़क करके तू तड़क की भाषा करके बोला, तो उनका अनुयायी जो है, उनका जो कार्यकर्ता है, वो तो गाली देगा ही। वो अपने नेता से और आगे बढ़ के देगा, जिससे पूरे जनता में आक्रोश है। और ये बिहार बंद में दिख चुका है कि जनता स्वतः बिहार बंद करवाई थी। यही पंडोल बाजार है, हर एक दुकान जो है स्वतः जो है, कोई यहाँ हम लोग जो है कोई भी भाजपा कार्यकर्ता बंद करवाने नहीं गया था, मात्र चौराहे पे खड़ा था और सभी ने स्वतः जो है 12 बजे तक बिहार बंद रखा, पंडोल बाजार बंद रखा। इससे यही पता चलता है कि जनता में आक्रोश है। आरजेडी के शासन काल में ही सारा उद्योग जो है बिहार का बंद हुआ था, क्योंकि वहाँ लूटपाट हुआ था। आरजेडी का शासन लूटपाट कौन करता है? अरे रुको यार, लूटपाट कौन करता है? 2005 से ही ना लूटपाट शुरू, 2005 से पहले ना लूटपाट शुरू है, और 2005 से जब नीतीश जी आए, विकास की गंगा बही पूरे बिहार में। लूटपाट पूरी तरह बंद है? अभी तो पूरा बंद है, क्राइम भी बंद है। 90 से लेकर 2005 तक, 2004 तक लालू की शासन रही। उस समय में मिथिलांचल में, खासकर मिथिलांचल में जितना कारखाना था, वो लालू और कांग्रेस की सत्ता में बंद कर दिया गया। अरे भाई ये बताओ, यहाँ आरजेडी का विधायक है, उसको क्यों चुना गया फिर आरजेडी को? मंत्री बने, आरजेडी को क्यों चुना फिर लोगों ने? आरजेडी को चुने हम लोग इस कारण चुने थे, जो वो आएंगे, उद्योग मंत्री बने तो मिथिलांचल का विकास करेंगे, इंडस्ट्रियल कारखाना खुलवाएंगे, लेकिन वो भी नहीं खुलवा पाए। वो कह रहे हैं कि हम मेट्रो ला रहे हैं, मेट्रो लेकर जनता। 4 महीने समीर बाबू उद्योग मंत्री रहे, और आपके बगल में चल के देख लीजिए, दवाई फैक्ट्री, लेदर फैक्ट्री, मेडिसिन फैक्ट्री, मधुबनी कचरा का डिब्बा बना हुआ है, क्या विकास किया वो आप देख रहे हैं। भाजपा का आरजेडी के विधायक जी कैसे, हमारी रामविलास जी की पार्टी अलग लड़ गई थी, 18,000 वोट काटे थे, और ये विधायक 6,000 वोट से जीते हैं। इस बार तो कहीं पता भी नहीं चलेगा। आप लोगों को राजनीति में दिलचस्पी नहीं है क्या अपने इलाके के मुद्दों में? ऑपोजिशन में कोई चेहरा भाता नहीं है क्या यहाँ पर लोगों को, या किसी में कोई दम दिखाई नहीं दे रहा कि ऑपोजिशन में, विपक्ष में भी कोई काम होता हुआ दिख रहा है, या उनके वादों में, उनके दावों में कोई दम? नहीं, अभी तक तो कोई यहाँ मधुबनी। कांग्रेस ने इतनी बड़ी, राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं कि मैं युवाओं के साथ सीधे जुड़ रहा हूँ। मधुबनी में उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैडम, जहाँ जहाँ घूमे हैं, जिस क्षेत्र में गए हैं राहुल गांधी, वहाँ से एनडीए का भरपूर जीत होगा, यह गारंटी है। क्योंकि वो जहाँ जाते हैं उनके ऊपर श्राप लगा हुआ है, जो तुम जाओ और भाजपा को जिताओ। वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं क्या राहुल गांधी? विधानसभा में भी राहुल गांधी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? वो अगर बड़ा नेता है तो उसको सही से बोलने का, सबसे पहले तो बोलने का तमीज नहीं है। किसी को गाली दे देता है, किसी को कुछ कह देता है। तो यहाँ तो जनता सब जान रहा है। तो ये उनकी भाषा से प्रॉब्लम है बहुत। लेकिन उनके वादों में दम है? कोई दम नहीं है। वो तो बोलते हैं सत्ता में भी नहीं आएंगे कभी, या सत्ता में है भी नहीं। इंडिया और घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, ये मुद्दा है बिहार की जनता? निश्चित रूप से है। मान लीजिए, जो हमारा जो अन्न है दूसरा खाता है, हमारा जो संसाधन है दूसरा ले जाता है, वो क्यों ले जाएगा? हमारा संसाधन हमारे पास रहना चाहिए। अब ये कह रहे हैं जो फैक्ट्री बंद कर दिए, उसी फैक्ट्री में जो है शिलान्यास हुआ, और जब यहाँ सरकार बदल गई, यहाँ की जो हमारे स्थानीय विधायक हैं वो बने यहाँ के उद्योग मंत्री, और वहाँ से वो ईंटा भी गायब हो गया। अच्छा, मतलब करप्शन एकदम कूट कर भरा हुआ है। भी था जो उस सबको बेच के खा गए। इन कांग्रेस और आरजेडी कह रही है कि उन्हीं के चुन चुन के वोटर काटे जा रहे हैं।
इसका मतलब एक मिनट भाई साहब, इसका मतलब रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है घुसपैठिया उन्होंने बसाया है। इतने वर्ष में उन्होंने यही काम किया है। देश में वही रहेंगे जो देश के नागरिक हैं। अगर हम लोग दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई जाते हैं तो ट्रेन में भी हम लोगों को आधार कार्ड मांगा जाता है। तो जब SIR वाला मुद्दा आप बोले तो कागज ही तो सरकार मांग रही है, देने में क्या होता है? ये घुसपैठिया के पास कागज ही नहीं है। अभी तेजस्वी यादव जी का पत्नी का नाम रचेल था, वहाँ यहाँ आके राजश्री रख दिए, तो उनका पिताजी का जो प्रूफ होगा उसका बेटी का नाम तो रचेल होगा ना, तो उसका नाम तो कटेगा ही कटेगा। आज जो मुझे सुख सुविधा मिल रही है जिस सरकार में, वो कभी नहीं था। हमने कांग्रेस को सरकार, राजद के सरकार, सभी सरकार को हमने देखा है, लेकिन आज नीतीश के सरकार और मोदी जी के सरकार में हमें अनाज मिल रही है, बच्चों को पढ़ाई के लिए सब सुविधा है, ड्रेस मिल रही है नीतीश की सरकार में, छात्रवृत्ति मिल रही है, मध्याह्न भोजन मिल रही है, और पेंशन जो है 700 से 11 किलो कर दिया गया है। हमें 5 किलो अनाज मिल रही है। क्या नहीं सुविधा दिया गया है? इस सरकार में दिया गया है। पहले कभी नहीं मिलता था? नहीं 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 का नहीं, नहीं का नहीं। मतलब जो गरीबों के लिए मसीहा जिनको टैगलाइन दी गई थी लालू प्रसाद यादव, भाई हकीकत तो यह है कि लोग तो कह रहे हैं कि उनके शासनकाल में ऐसा कुछ खास परिवर्तन हुआ नहीं था लोगों की दिनचर्या में, और दिनचर्या कहें या आजीविका के साधन कहें, या फिर कि उनको तमाम जो अवसर दिए जाते थे। तो अब मधुबनी में बात तो यहाँ पर यही हो रही है, लेकिन ज़रा बदलाव मधुबनी में जो हुआ है ना, आज आपको एक ऐसी जगह पर लेकर चलेंगे इसके बाद जो कि दिखा रही है कि मिथिला और मिथिलांचल, उस इलाके में अब तक वो सोच नहीं आ पाई कि इस इलाके में इतनी बढ़िया संस्कृति है, इतने बढ़िया यहाँ पर हुनरमंद लोग हैं, उनके हुनर को, जो कि विदेश तक उनका हुनर जाता है। मधुबनी पेंटिंग की जो बात कर रहे हैं ना, लाखों में बिकती है बाहर जाके, लेकिन यहाँ पर हुनरमंदों को कुछ नहीं मिलता था अब तक। यहाँ की मिथिलांचल आर्ट को लेकर के कुछ नहीं सोचा जाता था, लेकिन अब जो उस इलाके का परिवर्तन हुआ है और जो कुछ यहाँ के लोगों को अपनी कला के साथ रूबरू कराने के लिए जो सब चल रहा है, एक बार जरा उसकी झलक देखते हैं और वहां भी बात करते हैं कि क्या उसके आने से भी कोई बदलाव यहाँ पर दिखाई दिया या नहीं। तो शहर से थोड़ा सा हटकर झंझारपुर में हम अब आ गए हैं मिथिला हाट में। बहुत ज़्यादा चर्चा है इसकी, और चर्चा इसलिए है क्योंकि आपने दिल्ली हाट लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा। दिल्ली हाट की तर्ज पर इसको बनाया गया, लेकिन अलग ये है, खासियत ये है कि अभी तक मिथिलांचल और खासकर मधुबनी और मिथिला के बारे में किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ के कलाकारों के बारे में, आत्मनिर्भरता के बारे में कुछ सोचा जाए, उस संस्कृति को, कला को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए। लेकिन अब ये साकार होता हुआ दिखाया, और इसीलिए मधुबनी में इसकी इतनी चर्चा है, झंझारपुर में इतनी चर्चा है, सभी जगह चर्चा थी क्योंकि देश विदेश से NGO वो भी यहाँ पर आते हैं, और आसपास के जितने बुनकर हैं जिनकी कला एक तरीके से विलुप्त होती जा रही थी, प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल वो जो नारा दिया वो साकार होता हुआ यहाँ पर दिखता है। और दूसरी तरफ सरकार ने आत्मनिर्भर कलाकार ये स्कीम लॉन्च की, और ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से तो कि भाई यहाँ पर अब जो इस क्षेत्र के सभी कलाकार हैं, बुनकर हैं, और जो भी इस कला से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको रोजगार के अवसर मिले हैं, और लोगों को भी एक ही जगह पर आकर के वो सब कुछ मिल जाता है जो मिथिलांचल की पहचान है। सच्चाई इसमें कितनी है, इस दावे में कितनी सच्चाई है, और इस बार चुनाव में क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा बनने की कगार पर है? आइए जरा ये भी जानते हैं और हकीकत भी जानते हैं कि वाकई रोजगार और आत्मनिर्भर कलाकार ये योजना क्या वाकई में साकार हो रही है। तो पहुंच गए हम मिथिला हाट में, और शाम का नज़ारा यहाँ पर कुछ ऐसा होता है। मिथिला हाट और ये तमाम जो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ की जनता है, जो कि मिथिलांचल से के अलग अलग इलाकों से
शाम के वक्त यहाँ पर आते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, तो ये जो विचार है ये पहले क्यों नहीं आ पाया? मुझे तो यही देख करके आश्चर्य भी हो रहा है कि इतनी बड़ी संस्कृति, इतनी बड़ी कला, और खास करके लोगों के लिए ना सिर्फ ये अभी एक आउटिंग की जगह बन गई है, बल्कि कलाकारों से हम आपको मिलवाते हैं जिनके लिए वोकल फॉर लोकल इस थीम के साथ इसकी कल्पना की गई थी और इसको बनाया गया था, और लोगों का तो एक पसंदीदा ये हाट बन ही गया है जहां पर हम लगातार देख रहे हैं लोग। शुरुआत जरा हम पहले इन्हीं से करते हैं क्योंकि यही हमें सारा बता रहे हैं इसके बारे में। अपना नाम बताइए। हमारा नाम अंकित कुमार गिरी हो गया मैम। अंकित जी, थोड़ा सा जरा मुझे मिथिला हाट का कॉन्सेप्ट और रोज कितने लोग और क्या लोगों के लिए यहाँ खास है वो बताइए। एक्चुअली यहाँ पे हमारे यहाँ 50 शॉप है जिसमें वर्कर्स शॉपकीपर्स हैं, तो वो आउटसाइडर है, वो लोग यहाँ पे काम करते हैं। और फिर यहाँ पे फूडिंग आउटलेट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इन कैंपस, जिम हो गया, पार्लर हो गया, फिर रेस्टोरेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें, बोटिंग भी होती है यहाँ पे, मल्टीपर्पज़ हॉल है, बैंकेट हॉल है, ये सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ हर संडे के इवनिंग में कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, म्यूजिकल फाउंटेन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कलाकारों के लिए वोकल फॉर लोकल जो थीम है उसके लिए क्या होगा? उनके लिए तो ये बहुत सारा बेनिफिशियल रहा है मैम, कि मतलब पहले जैसे एक जगह नहीं मिल पा रहा था कलाकारों के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे 50 शॉप भी है, तो वो लोग यहाँ पे अपना सामान सब जो भी हैंडमेड आइटम्स है वो लोग यहाँ पे ले करके आते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, तो उनको उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है ये। जरा थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं कि आत्मनिर्भर कलाकार स्कीम जो है वो यहाँ मिथिला हाट में वाकई में कितनी सक्सेसफुल है, और वाकई में क्या जो लोकल कारीगर हैं, बुनकर हैं, जिनकी कला विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी, उनके लिए यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है, आइए जरा उन्हीं से सीधे बात करते हैं। तो पहले जरा मिथिला का स्वाद चखते हैं और उसके बाद आगे बाकी जगहों पर देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये मिथिला के स्वाद, हमारे पास सभी प्रकार के हाथ से बने हुए अचार, मिथिला पेंटिंग, पाग, तिसियोरी, कुमरौरी, मुरौरी, मुरब्बा, साबूदाना का पापड़, तिलौरी, ये तमाम चीज़ें देखिए, सारी जो भाषा है वो भी यहीं की है, और ये सारी चीज़ें। बाबा क्या नाम है आपका? इंद्र कुमार लाल। अच्छा, क्या क्या है खासियत? ये तो पूरा आपका एकदम मिथिलांचल का पूरा लग रहा है कि दुकान में सब कुछ मिथिलांचल का है। हमारे यहाँ सब कुछ अपने हाथ से बनी हुई है, अचार, मिथिला पेंटिंग, पाग, दुपट्टा इत्यादि। अच्छा, क्या क्या है? आम का अचार है, कटहल अचार है, अमरा है, पाग है, दुपट्टा है, हर अचार है। आप ये बताइए कितने समय से आप यहाँ पे ये शॉप लगा रहे हो? यहाँ 2 साल हो गया। 2 साल। 2 साल पहले आप क्या करते थे? हम अपने घर में काम करते थे। अच्छा, तो तब भी ये बनाते थे आप? हाँ। तब में और अब में क्या अंतर आया? बहुत अंतर हुआ कि पहले कमजोर थे, अब कुछ से कुछ हुआ, इसे 2 रोटी चलता है हमारा, 2 रोटी। आपने सरकार को अप्रोच किया या कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? ऐसा ही कि हम आए हैं तो देखे कि हम मिथिला हाट है, चलो घूम लूँ, घूमने बहाने आए थे तो मैं आगे ले लिए, रहने लगे यहाँ पर। आप खुद ही कह रहे हो पहले और अब में अंतर आ चुका है? हाँ, पहले हम भुखमरी थे, इससे मैंने कुछ 2 पैसा आमदनी हो रहा है, हम खा रहे हैं बेचकर। अब जरा ये चित्र कार्ट, जो पेंटिंग्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पेंटिंग्स और ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं, जिसमें कि क्लोथिंग भी है, पेंटिंग्स भी हैं, ज्वेलरी भी है, एक्सेसरीज भी है, और यहाँ पर तो एक युवा बल्कि इस शॉप को चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नायब हुआ और मैं पूर्णिया से बिलोंग करता हूँ, और मैंने इस फोक आर्ट में अपने पढ़ाई भी की है, और इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ हम लोग अभी सेल कर रहे हैं, तो हमारा प्लान ये है कि जो भी हैंडमेड प्रोडक्ट हो वो सारे एक प्लेटफॉर्म में मिलना चाहिए, चाहे वो मधुबनी पेंटिंग हो या इवन कोई भी पेंटिंग हो, जितने भी फोक आर्ट हो और हैंडमेड प्रोडक्ट हो, चाहे वो एक्सेसरीज हो, क्लोथिंग हो, एवरीथिंग, इवन ज्वेलरी भी। तो हम वो चाह रहे हैं कि जितने भी प्रोडक्ट है सारे एक ही प्लेटफॉर्म में मिले, और हम लोग ये जो कल्चर है, हेरिटेज है, इसको हम लोग अच्छे से इसको आगे पीढ़ी तक ले जा सकें, इसीलिए हम लोग इसमें अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, और आगे इंशाल्लाह सब अच्छे चलेगा। आपकी कौन सी पीढ़ी है? जी, मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ अभी इसमें। तो ये कहा जा रहा है युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और नहीं है, या चुनाव में मुद्दा बन रहा है, आपको क्या लगता है इस एरिया में सरकार ने कुछ युवाओं के लिए रोजगार के लिए कुछ किया है और यहाँ पे कुछ फायदा हो रहा है? हाँ, जैसे कि मैम आप देख सकते हैं, मिथिला हाट एक बहुत बड़ा जगह है जहाँ पे रोजगार अच्छा खासा लोगों को मिल रहा है। अगर ये मिथिला हाट नहीं होता, जैसे आप यहाँ पे 50 शॉप्स हैं,
तो जितने भी लोग यहाँ पे शॉप में हैं, कुछ लोग शॉप में 2 रह रहे हैं, तो एक इसका मतलब ये है ना कि एक शॉप में 2 लोग को रोज़गार मिल रहा है। यहाँ पे इतने भी लोग काम करते हैं तो रोज़गार तो मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि रोज़गार नहीं मिल रहा है। और ख़ास करके इस डिपार्टमेंट में जैसे अभी हम लोग हमारे पेंटिंग को अच्छा खासा वैल्यू मिल रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो भी यहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं तो विजिट करते हैं, हमारे पेंटिंग को जानते हैं। और जैसे मैं जिस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ तो सारे वहाँ पे पद्मश्री अवार्डी टीचर्स हैं, ठीक है। और जितने भी, चाहे वो कुछ दिन पहले एली अब्राहम जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट में उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो वो आई, तो वो हमारे कॉलेज भी आई, बताई मिथिला पेंटिंग के बारे में। तो हमारे मिथिला पेंटिंग को अच्छा ग्रोथ भी मिल रहा है। और उसके बाद फिर निर्मला सीतारमण जी आई थी, तो हमारी एक मैम है पद्मश्री दुलारी देवी, उन्होंने उनको एक साड़ी भी भेंट किया, जो साड़ी पहन के उन्होंने बजट पेश किया था। और उसके बाद अभी हमारे इसमें बहुत सारे स्कोप भी आ रहे हैं। आइए ज़रा थोड़ा सा पेंटिंग्स भी दिखाइए कि कितनी आपकी आर्ट जो है, कला जिसकी कोई कीमत नहीं है, बेशकीमती कला। जैसे हम देख सकते हैं, ये जैसे जो आर्टिस्ट बनाते हैं इस तरह के पेंटिंग, इसको हम लोग कचनी आर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और इसमें एक आपको मैं आर्ट दिखाना चाहूँगा जो 30 साल पुरानी है और पूरे नेचुरल कलर से बनी हुई है। तो ये एक तरह की एंटीक पीस में आप इसको गिन सकते हैं। जैसे ये पेंटिंग है, इसमें जितना भी कलर यूज़ हुआ है सारा नेचुरल कलर का यूजेस है इसमें। एक ये हो गया, एंड एक ये भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास आर्ट फॉर्म है, जैसे मधुबनी पेंटिंग में और भी फॉर्मेट होते हैं। ये तो प्रॉपर मिथिला पेंटिंग हुआ। और मिथिला पेंटिंग में एक पेंटिंग होता है जिसको हम लोग गोदना पेंटिंग बोलते हैं। जैसे ये पेंटिंग आप देख सकते हैं, इसको गोदना पेंटिंग बोला जाता है। ये मधुबनी पेंटिंग का ही एक अलग स्टाइल है। और इसके अलावा हमारे शॉप में मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग के अलावा और भी पेंटिंग है। जैसे आप इस पेंटिंग को देख सकते हैं, ये कोलकाता की काली घाट पेंटिंग है। एंड इसके अलावा ये पट्टचित्र है। तो सारी कलाओं का संगम एक तरीके से यहाँ दिख रहा है। कितनी कमाई आपकी हो जाती है लगभग? मैम एवरेज अगर दिन अच्छा रहा तो 20,000 पर डे। जी मैम। तो देखिए भाई, हकीकत तो ये है कि एक युवा जिसने की पढ़ाई की, उसके बाद इस कला को बाकायदा सीखा, एक दिन में 20,000 कमा रहा है। तो वोकल फॉर लोकल का जो सपना है, आत्मनिर्भर कलाकारों का जो सपना है, वो तो सच होता हुआ दिख रहा है। तो ये उन लोगों को के लिए एक जवाब भी है जो कह रहे हैं कि बिहार में युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है। अगर उनको सही से अवसर मिले, उनकी कला को पहचाना जाए, तो एक बहुत अच्छा मौका भी उनको दिया जा रहा है। आइए जरा आगे भी बढ़ते हैं। तो मिथिला का संगीत और मिथिला की कला, और ये देखिए, ये है विनीता आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में विनीता जी, जो खुद मुझे लगता है इस वक्त इस कला को अंजाम भी दे रही हैं, यहाँ पर कुछ बना भी रही हैं। विनीता जी से ज़रा इनके काम को हम डिस्टर्ब नहीं करते, इनके काम के साथ साथ ही इनसे बात करते हैं। विनीता जी, बड़ा नाम सुना आपका जब यहाँ आए, सब कह रहे हैं आपके हाथ में एकदम जादू है। अब सब ऊपर वाला का कृपा, मैम देख ही सकते हैं। जी। कब से आप यहाँ पर ये अपना हुनर दिखा रही हैं? मैम 1.5 साल लगभग होने जा रहा है। अच्छा जी। 1.5 साल पहले आप क्या करती थी? बस ऐसे नॉर्मल करते थे, मतलब घड़ी से ऑर्डर लेते थे और तब थोड़ा बहुत बनाते थे। तो आपने घर में सीखा या कहीं प्रोफेशनली सीखी है ये कला? ये हम 10-15 साल से कर रहे हैं। हाँ, प्रोफेशनली सीखे, लेकिन 10-15 साल से कर रहे हैं। और इस तरह से नहीं, हमें घर में बस और जिनको पता था वो ऑर्डर देते थे तो बनाते थे। लेकिन हम संजय सर के बहुत आभारी हैं, जो उन्होंने हमें अपना हुनर दिखाने का एक प्लेटफॉर्म दिए। और गोविंद भाई जी का सबसे ज़्यादा हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो कला का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और एक आर्टिस्ट का भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसके लिए हम मिथिला हाट के जितने सारे मैनेजमेंट है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं पूछूं आपसे, आप कला क्योंकि इतने साल से कर रही हैं, पहले कितनी कमाई हो जाती थी और अब में कितना अंतर आया? काफ़ी अंतर है मैम, ये बोल सकते हैं हम, काफ़ी अंतर है। क्योंकि हम एक छोटा सा बात कहेंगे, जब हम मिथिला हाट आए थे तो मेरे बैग में सिर्फ 24 रुपया था। 24 रुपये लेकर आप आए? हाँ, और मेरे पास सिर्फ 4 कपड़ा था जिसमें पेंटिंग था। और पहले दिन हम 700 रुपया कमाए थे। आज हम 2 स्टोर चला रहे हैं यहाँ आके। जी मैम जी। एक पेंटिंग का है और एक वो होममेड जो होता है, कुम्हरोड़ी अदौड़ी ये सब का। तो 2, तो आप समझ सकते हैं फ़र्क कितना है। आप रहने वाली कहाँ की है? मैं मधुबनी की पंडौल कमलपुर गांव से हूँ। अच्छा जी। तो मधुबनी की विनीता जी 24 रुपये अपने पर्स में रखकर यहाँ पर आई थी पहले दिन, और पहले ही दिन इनकी कमाई 700 रुपये हो गई। और आज ये बता रही हैं आज 2 स्टोर चला रही है। और एक तस्वीर मैं देख रही हूँ विनीता जी यहाँ पर कि वित्त मंत्री भी दिखाई दे रही हैं और उप मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में संजय झा जी भी दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ गिफ्ट कर रही हैं निर्मला जी को, ये क्या है? मैम, मैं जब वो आई थी तो उनसे मिलके तो पहले बहुत ही अच्छा लगा। वो बहुत सॉफ्ट है, पहली बार मिले, हमें फील नहीं हुआ कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। और हम उनके लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट बनाए थे, तो मैम ने बहुत प्यार से स्वीकार किया। और मैम का हम स्पेशली थैंक्स इसलिए कहना चाहेंगे कि मैम मिथिला की साड़ी पहन के
बजट जो पास की थी तो उसमें मिथिला का और गौरव बढ़ा दी है और हर नारी का जो एक सम्मान होता है वो बढ़ाई। वो साड़ी कहाँ से गई थी मैडम के पास? वो हमारे मिथिले से ही गई थी। जी। उसकी क्या खासियत थी? वो मिथिला पेंटिंग किया हुआ था उस पे, जिसमें माछ जो हमारा यहाँ पे शुभता का प्रतीक है वो डिज़ाइन बना हुआ था और मैम वो पहनी, ये हम लोग के लिए बहुत। आपके पास वैसी कोई साड़ी है उस डिजाइन में? हमारे पास भी साड़ी है। दिखाइए जरा, हम भी देखना चाहते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री की साड़ी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी और उसको बिहार चुनाव से भी जोड़ा गया था कि बिहार में चुनाव है इसलिए भी उन्होंने उसको चूज़ किया। लेकिन इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ के कलाकारों की कला को पहचाना, उसको पूरा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जगह दी। और देखिए इस तरह की वो साड़ी थी जो यहाँ की। अच्छा, थोड़ा बताइए इसके बारे में। मिलता जुलता है ये सारी। देखिए मछली का जो प्रतीक है ना यहाँ पर बनाया जाता है जो कला में, वो यहाँ पर बहुत शुभ माना जाता है। मछली कहते हैं ना कि घर से निकलते वक्त शुभ काम पर आप जा रहे हैं तो मछली और दही खाकर निकलना चाहिए, तो शुभ काम होता है, तो वही इसका प्रतीक। जी, मछली जैसे बोला जाता है माछ ये पान और मखान हमारी शुभता है, तो इसी टाइप से उनके लिए साड़ी बनी हुई थी और वो एक्सेप्ट की, पहनी बजट में, तो वो तो और भी अच्छी बात है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। एक ऐसी साड़ी बनाने में कितना समय लगता है? तो वही 2.5-3 महीना लग जाता है। 2.5-3 महीना। और कितने की बिकती है ये? रेंज है जैसे कि 15,000 है, 16,000 है, इस तरह का 20-25 हज़ार की भी आती है, जैसा काम रहता है वैसा का। आपको आपके खाते में ये पैसा डायरेक्ट आता है या कोई बिचौलिया भी है? नहीं, हम जब से हमें यहाँ स्टोर मिला है तब से हमारा डायरेक्ट जो भी कस्टमर होते हैं वो हमारा डायरेक्ट मिलता है। पहले ऐसा था जब हम घर से काम करते थे तो हमारी कला का कोई रिस्पेक्ट नहीं होता था, दूसरी बात हमें वो मेहनत का पैसा नहीं मिलता था। यहाँ है कि डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट होता है और मिलता है। जी। अब कोई बिचौलिया नहीं। तो देखिए सबसे अहम बात तो यही है कि अब एक तो कोई बिचौलिया नहीं है, जो भी यहाँ पर कारीगर हैं, जो भी बुनकर है, कलाकार खास करके हैं, उनकी कला को सम्मान मिल रहा है और खाते में सीधे पैसा आता है। अब उनके कोई उनकी कला के बीच में उनका हक मारने वाला अब नहीं है, क्योंकि जो जितनी मेहनत वो करेंगे उतनी मेहनत का उन्हें सटीक और साफ पैसा उनके खाते में मिलेगा। कहाँ से आए आप? सुपौल से। तो पहली बार मिथिला हाट आए हैं? जी, पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है और कुल मिलाकर मिथिलांचल की शान है। इससे पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी इधर, लेकिन ये खास तौर से उत्तरी बिहार में और मिथिलांचल एरिया के लिए जो है ये एक पर्यटक स्थल के रूप में उभर रहा है। ये समस्त मिथिलांचल के लिए और उत्तरी बिहार के लिए गर्व की बात है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। मिथिलांचल की जो संस्कृति खत्म होने के कगार पे थी, यहाँ की कला जो मिथिला पेंटिंग है और ये सब, वो सब एक छत के नीचे मिल रही है। क्या लगता है कि पहले की सरकार या राजनीति ने कुछ किया नहीं था क्या? पहले के बारे में तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग जब से होश संभाले हैं नीतीश सरकार को ही देखे हैं सब दिन, और कुल मिलाकर देखा जाए तो ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। और यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति रही मिथिलांचल की, जो मरवा की रोटी, चावल की रोटी, चटनी, अचार, चोखा, लिट्टी, जो यहाँ के न्यू जनरेशन के बच्चे भूलते जा रहे थे, यहाँ आने के बाद हमको लगता है इस चीज़ को, अपने सभ्यता संस्कृति को जरूर याद रखेंगे वो। लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत जो एक सपना है, आपको लगता है वो यहाँ साकार हो रहा है? जी, साकार। जो लोकल संस्कृति है वो भी दिखाया जा रहा है। एक चीज़ अच्छा लगा, यहाँ का भोजन बहुत अच्छा लगा, जो पुरानी संस्कृति की जो इसको हम लोग छोड़ चुके हैं, पुनः वो चीज़ देखने को मिल रहा है, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहले घरों में वही बनता था? हाँ, पहले के भोजन वही हुआ करते थे, दादा से सुने थे, वैसा भोजन सब यहाँ उपलब्ध है। खा के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है कि अब क्योंकि चुनाव भी है, मुद्दा भी बन रहा है कि भाई पहले की सरकारों ने मिथिला की लोक संस्कृति सब कुछ जो है पहचान, उसको आगे क्यों नहीं लेके? अब वो तो सब उसका ही मामला है, लेकिन ये आगे होना चाहिए, अच्छी बात है। ये संस्कृति को आगे बढ़ना चाहिए, इसको पीछे नहीं रखना चाहिए, अच्छी संस्कृति है। आप बताओ क्या लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा है मैडम। ये तो कैमरा वैमरा लेके? जी जी, हम कैमरामैन यहाँ पे काम करते हैं। काम करते हो यहाँ? जी जी जी। तो पहले और अब में क्या अंतर है? बहुत सारा अंतर मैडम। जैसे ये खुलने के बाद यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिला है, इससे तो यहाँ के नौजवान बहुत खुश है। कितने लोगों को रोजगार मिला हो? यहाँ पे तकरीबन 500 के आसपास। हाँ, 500 के आसपास होगा। पहले क्या करते थे? पहले बस वही घूमते थे और कोई काम धाम नहीं था, घूमते थे घर पे वैसे बेरोजगार। मम्मी पापा से डांट भी सुनते थे घर पे घूमते थे तो। और अभी ये खुलने के बाद रोजगार मिला है तो अब ये है कि आप अपने घर पे यहीं अपने लोकल में रह पा रहे हो? जी 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 जी। वरना बाहर जाते थे,
वहाँ पे बहुत सारा दिक्कत झेलना पड़ता था, और यहाँ पे पास में जब भी कोई मन करता है घर जाने को चले जाते हैं, पास ही में ना। तो ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। हम तो इसलिए संजय कुमार झा जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जी। युवाओं के लिए तो ये मुद्दा है कि भाई उन्हें काम करने बाहर जाना पड़ता है, अगर अपने ही घर के पास अपने एरिया में काम मिल रहा है तो कैसा है? हाँ देखिए, ये तो रोजगार की दृष्टि से बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ा है ये टूरिस्ट के लिए। ये सब मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट है, तो जैसे हम लोग को ऐसे पहले हम सहरसा, मेरा घर वर सहरसा डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है जो कि मिथिला में ही आता है, लेकिन यहाँ है जो पूरा एक व्यवस्था अच्छा खासा सजाया गया है। तो इसमें दूर से आने में, एक घूमने के लिए छुट्टी में मान लीजिए विदेश जाने का, अदर स्टेट जाने का, तो उतना टाइम चाहिए हम लोग को। तो संडे है 2 घंटा लगा के आते हैं, घूम फिर के, तो बहुत अच्छा। अब सहरसा सब में भी जैसे ग्लास ब्रिज सबका अभी डिमांड हो रहा है, तो हो गया है। अब 2-4 साल 5 साल लगेंगे, तो इसमें अभी और विकास होना भी, कुछ चीज़ कमी है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो इतने सालों से आप बिहार में हैं, पहले के बिहार में और अब के बिहार में कोई अंतर लगता है? बिहार अब जैसे देखिए, ये मिथिला हाट बन गया, ये जो हम लोग जाते थे गोरखपुर घूमने के लिए, ठीक है, गोरखपुर में जो सुविधा थी वो सुविधा यहाँ हो गया। अब हमारे बच्चे जो यहाँ आकर घूम सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और किसी भी देश और किसी भी प्रदेश का जो विकास का पैमाना होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। आपको विकास दिख रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार हुआ है। युवाओं के लिए क्या मुद्दा है भाई इस बार? युवाओं के लिए कुछ हो रहा है बिहार में? युवाओं के लिए क्या होगा मैडम, जो है जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है अभी फिलहाल। जैसे अब बैठे हुए रहेंगे तो फिर सोचेंगे कि जॉब हो जाए, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, बिना मेहनत का थोड़ा जॉब होगा। हाँ, तो मेहनत तो लगे हुए हम लोग, बरकरार है मेहनत हम लोग का। लग रहा है बिहारियों का हक कोई मार रहा है? वैसा तो हाँ लग रहा है। कौन मार रहा है? नाम तो नहीं ले सकते हैं। कौन फेवरेट नेता है भाई, ये तो बताओ, किसके ऊपर लग रहा है उम्मीद की किरण लगी हुई है? देखिए, हम लोग मोदी सरकार का सपोर्टर, बीजेपी ओनली। आरजेडी, तेजस्वी, राहुल गांधी? देखिए, आरजेडी और तेजस्वी ये सब के नहीं लाइक। उनसे उम्मीद क्यों नहीं है? इसलिए कि उम्मीद फिर से वही जंगल राज चलाएगा अगर आएंगे तो। आपने देखा था जंगल राज? देखा तो नहीं था, बट सुने थे हम लोग उस टाइम कि जंगल राज होता था। आप बताओ। ये जो बोल रहे हैं जंगल राज भाई, तो जंगल राज पर पता है क्या है? जंगल राज वो बोलते हैं अपर कास्ट में। देखिए, जंगल राज कुछ था नहीं, ना हम देखे, ना आप कोई देखे। मैंने तो देखा। आप इसको बोल रहे हैं, आप तो हमसे एजेड हैं, देखे। जंगल राज एक ऐसा हुआ, उस समय क्या था, दलित जो सो निम्न वर्ग के लोग हैं, अब तो वैसे भेदभाव नहीं रहा, कोई भी सरकार हो, वो सबको आवाज देने के लिए कुछ हुआ, गलत हुआ उतना हुआ। अब जंगल राज उसका नहीं कर सकते। क्या कोई जंगल राज नहीं था क्या पहले? बहुत पहले तो बहुत था, तो जंगल राज तो था ही। क्या था? दरवाजा पर से भैंस खुल जा रहा था, जमीन पे कब्जा हो जा रहा था। अभी हम लोग तो बहुत पहले से बहुत ठीक है। कानून का राज है, अभी कानून का राज है। क्या है बताइए, क्या है? जंगल पहले घर से बाहर नहीं निकल सकता था। आप देखे जाकर अपने पापा सबसे पूछिएगा घर पे, तब पता चलेगा आपको। आप में मेरे नॉलेज में बहुत फर्क है, पर नॉलेज बढ़ाइए। आप चेक करके आइए। बीजेपी पार्टी का तो बातें चलो, बीजेपी पार्टी एक अलग मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि पहले था जंगल राज, उन्होंने खुद सुना हुआ। अब नहीं है, हमको बताइए, अब नहीं है वो चीज। कैसे नहीं है? पहले इतना नहीं है भाई, पहले नहीं है। बताओ कैसे है बताओ। अभी भी वही चीज हो रहा है, चीन छोड़ रेप सब कुछ हो ही रहा है, कहाँ कुछ मर्डर हो रहा है पर डे। देखिए आप, पर डे कुछ। लेकिन क्या पहले इतने बजे तक रात तक ऐसे घूम नहीं? और आज भी तो नहीं, महिलाएं हैं उतना घूम रहे हो। यहाँ इतना है, कहाँ आपको महिला दिख रहा है? वो देखो, अरे रुकिए, हमारे कैमरे से ही हम दिखा देते हैं, महिला इतनी महिलाएं दिख रही हैं, इतनी महिलाएं दिख रही हैं, महिलाएं इतनी दिख रही हैं। जी मैम, सब गवर्नमेंट में अपने दौर में अच्छे किए हैं, और धीरे धीरे ही बढ़ेगा। कोई भी काम करेगा तो एक ही तरीका से कोई 100% नहीं दे सकता, किसी भी काम में नहीं दे सकता है। तो धीरे धीरे बढ़ा है। अभी जो ये फैसिलिटी दिया है घूमने फिरने का, पहले नहीं था मधुबनी में, अब हुआ है। तो अब हुआ तो उसका सराहना किया जा रहा है सबके थ्रू। जगह भी तो नहीं था घूमने के लिए ना, बनाया गया तब जगह है।
बनाया कौन? नीतीश कुमार बनाया है तो 20 साल से नीतीश कुमार है, इससे पहले कहाँ था भाई? तो भाई चुके हैं, हमको बताइए ना झंझा कितना मेडिकल खुल गया है, कितना पढ़ाई, कितना एजुकेशन बढ़ गया है, कितना क्या हो गया है? बहुत हुआ है। नीतीश हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पंचायत में स्कूल का व्यवस्था हो गया। कहाँ था पहले? पढ़ाई उसमें कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? सरकारी स्कूल में पढ़ाई, जाके स्कूल में देखे पढ़ाई कैसा हो रहा है? टीचर जब से आया है ना, पढ़ाई कैसा हो रहा है? स्कूल परिवर्तन है भाई, किसके साथ? किसके साथ? बीजेपी। तो कुल मिलाकर देखिए ये युवा शक्ति है जिसका वोट सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, और खासकर बिहार की अगर हम बात करें 40% के आसपास युवाओं का वोट है, और इसी पर सबकी निगाहें लगी हैं कि ये 40% वोट किसके खाते में आता है। तो युवाओं के बीच अच्छी डिबेट हो गई, लेकिन अब जरा देखते हैं, वही एक बार फिर से लौट कर आते हैं आत्मनिर्भर भारत वाली जो योजना है उस पर। और देखिए हर वर्ग के लोग, पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक दृश्य दिखाऊं, आप देखिए ऐसा नहीं है कि किसी धर्म जाति विशेष के लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, और महिलाएं खासकर यहाँ पर इस वक्त शाम को 8 बजे इस तरह से घूम रही हैं अपना मनोरंजन के लिए और थोड़ा फैमिली आउटिंग के लिए। सब लोग अपने अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ इस तरह से यहाँ पर घूम रहे हैं। तो ये तो बदलाव है जिसकी बात यहाँ के युवा कर रहे थे। रसोई घर यानी भंसा घर, ये नाम भी अब शायद बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, क्योंकि किचन अब सब लोग यही कहते हैं, लेकिन मिथिला में अभी भी भंसा घर ही प्रसिद्ध है, और यहीं पर लोकल फ्लेवर देने के लिए देखिए ये एक अनोखा अपने आप में यहाँ का एक अलग ही अंदाज है, जिसको कि यहाँ दिखाने की और प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। हम जरा थोड़ा सा देखते हैं भंसा घर में चल के कि आखिर यहाँ पर क्या खासियत है। देखिए चूल्हे पर रोटी, ये भी लगभग सब लोग भूल चुके हैं, और अच्छी बात है, क्योंकि चूल्हे पर चूल्हे का जो धुआं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुहिम का ही असर है कि हर घर अब गैस आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर ओपन में है ये, तो इसलिए उस तरह से धुएं का सिस्टम नहीं है। यहाँ सिर्फ अपनी संस्कृति और परंपरा को सजीव रखने के लिए यहाँ पर रोटी इसी पर बनाने की एक कोशिश की जा रही है। तो इसको हम कोई प्रोत्साहन नहीं देंगे, लेकिन हाँ अभी भी देखिए जब हम गाँव में जाते हैं, ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, जो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं ना, उन सब में अभी भी यही परंपरा है कि शुद्धता जो है वो इसमें मानी जाती है, और शुद्ध खाना, चाहे वो छठी मैया का हमने देखा हो या तमाम, तो वो चूल्हे पर ही खाना बनता है। हम जरा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी जी। सोनी कुमारी। सोनी जी कहाँ रहती हैं आप? हम यहीं का है। यहीं के हैं जी। कितने बजे से कितने बजे तक काम करती हैं यहाँ? 10 बजे आते हैं, 10 बजे जाते हैं। सुबह 10 से रात को 10 बजे? जी। और कितनी पगार मिल जाती है? जी सबका सब जैसा है। अच्छा, सबका सब है। तो क्या क्या आप यहाँ पर लोकल खाना क्या क्या बनाती हैं? सब कुछ है, रोटी है, मक्के का रोटी, चावल का रोटी, सतंजा का रोटी, मक्के का रोटी, उसके बाद दाल भात, सब्जी, कड़ी बड़ी, कंचन, दूध बगिया, मखान खीर, बहुत है, साग चोखा, फोरन, सब बहुत आइटम। अच्छा, तो पहले सिर्फ घर में बनाती थी, अब आप आजीविका भी कर रही हैं? जी। पहले घर का पालन भी कर रही हैं? जी। क्या? जी पहले हम घर में ही रहते थे। अच्छा। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे जॉब करते हैं। कितने सालों से यहाँ पर है? यहाँ पर हो गया 1 साल। 1 साल। जी। तो घर की आमदनी में आपका भी योगदान रहता है? जी। और घर के पास रहने को भी मिलता है? जी, घर के पास में ही है। इस वाले खाने की यहाँ पर लोगों के बीच में क्या काफी धूम मची हुई है? क्योंकि मैं देख रही हूँ सब लोग इसी को ऑर्डर कर रहे हैं। जी, यहाँ का खाना बहुत शुद्ध होता है, घर का खाना है, घर खाइएगा तो घर का याद आएगा, ऐसा का बहुत अच्छा खाना है। तो देखिए घर के खाने की याद, और वही जो मैंने कहा ना कि उसी चीज़ को दिखाने की और दर्शाने की कोशिश है। यहाँ पर तमाम दूसरी चीज़ें भी हैं, शेफ से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो हमें यहाँ पर सबसे अनोखी लगी, अम्मा यहाँ पर हमारे बचपन की उन्होंने एकदम यादें ताज़ा करवा दी। ये चक्की पीस रही हैं, और देखिए अभी आजकल हमारी जो जनरेशन है उसमें तो हम ये सब भूल ही चुके हैं, और इसमें मेरे ख्याल से मैं 2 हाथ भी नहीं चला पाऊंगी, लेकिन अम्मा यहाँ पर बना रही हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? सुकलिया देवी। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? सिमरा। अच्छा, ये चक्की पे क्या पीस रही हैं? चावल। चावल? चावल का आटा? हाँ, चावल का आटा पीसी। तो अभी भी आप मतलब चक्की पीस लेती हैं? हाँ, पीस लेती। अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं?
अरे वाह, तो ये देखिए अम्मा चक्की पीस रही हैं, चावल का आटा बना रही हैं, तो सब कुछ शुद्ध है और सब कुछ यहीं पर तैयार होता है। अपने पैरों पर अम्मा भी खड़ी हो गई हैं, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि अब अपने घर का लालन पालन करने के लिए सभी महिलाएं, सभी जो यहाँ की स्थानीय लोग हैं, उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा है। आसपास में रह करके वो अपने घर की मदद भी कर पा रही हैं और साथ में तमाम जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर हो पा रही हैं। ज़रा हम देख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ भागदौड़ कर रहे हैं शेफ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुमन यादव। सुमन जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार से ही हूँ और मिथिलांचल से हूँ। मिथिलांचल से ही हैं? जी। तो कब से आप यहाँ पर शेफ हैं? मैं ओपनिंग से हूँ। अच्छा। मेरे सामने में बहुत ये सब जो देख रहे हैं डेवलप हुआ है, डे 1 से हम लोग यहाँ पे हैं जी। और क्या खासियत है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आज से पहले हम लोग दिल्ली, गुड़गांव, छत्तीसगढ़, अलग अलग शहर में हम लोग नौकरी करते थे। आज हमारे मिथिलांचल में इस टाइप का चीज़ें आई है, बहुत खुशी होता है। आज तक कभी नहीं सोचे थे कि हमारे मिथिलांचल में भी इन टाइप की चीज़ें होगा और काश हम अपने मिथिलांचल में इस टाइप का जॉब कर पाएंगे। लेकिन मैं आज लमसम। पहले आपने कहाँ जॉब किया? मैं पहले दिल्ली गुड़गांव में था, बीकानेर वाले में था, पिंड बलोची में था, ठीक है, कई सारे होटल में था, अलग अलग होटल में। उसके बाद फैमिली यहाँ थी? जी, फैमिली यहाँ थी। फिर एमपी में भी रहा, पटना में मैं लॉन्ग समय रहा, होटल पनास में रहा और इसके बाद पिंड बलोची बिस्कुमान भवन में रहा। तो कुल मिलाकर अब घर के पास आ गए? जी, कुल मिला के घर के पास आ गए और बहुत खुशी मिलता है जी। और यहाँ अपने पास जो है ना 5 टाइप का रनिंग रेस्टोरेंट है। फूड कोर्ट है, प्योर वेज है, उसके बाद हमारा ओपन कोर्ट है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, हमारा भंसाघर 1 ये रहा, भंसाघर 2 हमारा एसी वाला है, ठीक है। और हमने एक टी पॉइंट भी डाल रखा है, क्योंकि आज भी मिथिलांचल में बहुत लोग ऐसे लगता है कि शीशा और एसी लग गया तो महंगा होगा। उन चीज़ों को देखते हुए हमने टी पॉइंट डाला। टी पॉइंट पे भी वहाँ पे भी फूडिंग पार्टे हैं। हम लोग का एक ही है कि हमारे पास जो भी हमारे अतिथि आ रहे हैं बिना खाए हुए ना जाएं, तो हम लोग उसी पे वर्क कर रहे हैं मैम। खासकर आपकी सबसे फेमस मिथिलांचल की थाली है? जी, मिथिलांचल की थाली है। जैसे कि अपना मिथिलांचल का बहुत ऐसे जो चीज़ें थी जो न्यू जनरेशन था वो भूलते जा रहा था। जैसे आपने तो सारा ढेकी उखरी जाता सब कुछ तो दिखाई दिया आपने। देखिए जैसे अरकंचन का सब्जी अरबी पत्ता का होता है और हम लोग का घर में फेवरेट था वो, नहीं लोग भूलते जा रहा था। अरकंचन की सब्जी, आलू बिड़िया की सब्जी, आलू कुमरूरी की सब्जी, आलू अदौरी की सब्जी, मरुआ का रोटी। आपको लगता है कि पहले की सरकार में ये विजन नहीं था और अब जाके इतना लेट ये विजन आया? जी, ये तो काफ़ी लेट विजन आया है। इन चीज़ों को तो हम लोग मानना ही पड़ेगा। कितने लोगों को रोजगार मिल जाता है? यहाँ लमसम अभी देखिए इन हाउस 350 एम्प्लॉय हैं और इसके बाहर भी इनसे मिथिला हाट से जुड़ा हुआ लोग लमसम 1000-1500 अलग हैं, ठीक है। तो मिला जुला के देखिए 1500 से 1800 लोगों की यहाँ से रोजगार तो है ही। क्योंकि आपने देखा होगा मैम क्राफ्ट्स मार्केट है, क्राफ्ट्स मार्केट में बहुत लोग का वर्क चलता है। उसके अलावा भी फिर मैसेज के अंदर इतने लोग हैं। इसके बाद भी हम लोग को सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनका सेफ्टी, अपने सेक्रेटरी पार्ट भी हम लोगों ने बाहर भी बहुत ज़्यादा रखे हैं, हर कदम कदम पे रखे हैं। तो ये बेसिकली देखिए इनकी बात में काफ़ी अहम बात ये निकल कर आई है कि अब लोगों को एक तो बाहर नहीं जाना पड़ता। कम से कम 2000 से 3000 के आसपास, 1500 से 2000 के आसपास लोग हैं जो यहीं पर अपने घर पर अब रहना चाहते हैं और घर पर ही उनकी आजीविका मिल रही है। पहले उनको काम के लिए जाना पड़ता था दिल्ली या कहीं और या पटना, लेकिन अब मिथिलांचल में रह कर के ही वो अपना जो टाइम है वो देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर तो मुझे लगता है खाना ख़त्म हो चुका है, लेकिन लोकल फ्लेवर जो है वो अब मिल पा रहा है। हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं। अच्छा। और हम लोग हर संडे के दिन मतलब कभी पटना और कभी हम लोग हमेशा जाते थे वहाँ चंपारण का हम लोग तो कहते थे फूड लवर हैं। आज हम लोग का मन किया कि नहीं मिथिला हाट चलते हैं। मिथिला का अतिथि जो है बहुत सुनते हैं, नाम होता है। तो आज हम लोग देख लिए कि हम लोग यहाँ खाना के आगे सरेंडर कर गए। हम लोग का इच्छा पेट सब भर गया, लेकिन खाना अभी तक लिए ख़त्म नहीं हुआ है। आधा घंटा पौना घंटा से हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर। तो वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, जिसका व्यंजनों का फ्लेवर और लोकल फ्लेवर सब भूलते जा रहे थे, वो मिल गया। मिल गया क्या कि एक तरह से जैसे मुझे क्रांति आ गया है। हम लोग का बिहार जो था पहले इस चीज़ से महरूम था। हम लोग स्वाद के नाम पर दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद का समझते थे, हैदराबाद। अब हम लोग का बिहार, हम लोग गौरव से कह सकते हैं कि हमारे बिहार में आइए और चंपारण का खाइए, मिथिला का खाइए, आप फिर स्वाद का जानकारी लीजिए।
ये हम लोग के गौरव की बात है। पहले की सरकार नहीं क्यों कर पाई, ऐसा क्या लगता है कि पहले ये विजन क्यों नहीं आ पाया? पहले की सरकार जो है वो उस मानसिकता की नहीं थी। नीतीश सरकार का हम लोग एक तरह से ऋणी है कि नीतीश सरकार पूरे बिहार में एक अपना प्रशासन का जो है पहचान दिया है, ईमानदारी से दिया है। किसी भी समुदाय का जो है हकमारी नहीं हुआ है। सभी वर्गों का काम विकास सभी क्षेत्र में एक समान किए हैं। ये नीतीश कुमार का कार्यकुशलता का प्रमाण है। एक लाइन में आप भी जरा कुछ बोल दीजिए। ये एहसास हम लोग को भी है कि बेहतर ढंग से नीतीश जी चलाए और हम लोग का ये अरेंजमेंट करवाए, व्यवस्था करवाए, जहां हम लोग आके बैठ के खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और हकीकत में जो देसी खाना खा के जो मज़ा मिला, आज लगा कि इससे बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो सच में खुद को बिहारी नेता बोलते हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे वो कि अभी तक ये विजन उनके दिमाग में नहीं आ पाया था? वो नेताओं की बात है, हम लोग तो नेता है नहीं। हम लोग जो बात बोलेंगे, बिहारी नेता जब बिहार में रहेंगे उनको ये मानसिकता सीखना होगा। जो यहाँ से चुनाव जीतेंगे, दिल्ली चल जाएंगे, उनका मानसिकता कभी नहीं बदलेगा। इसलिए जो नेता बिहारी हैं वो कम से कम बिहार में रहें और अपने बिहार के कल्चर को पधारो गुजरात नहीं पधारो बिहार का नारा देना होगा। देखिए, इन्होंने जाते जाते एक नया नारा भी दे दिया, क्योंकि राजनीति की बात तो भाई होती ही है जब भी बिहार में हो, और जब चुनाव नजदीक हो तो भी राजनीति से कैसे पीछे रहा जा सकता है। चलिए, सारे फ्लेवर हमने देख लिए यहाँ पर मिथिलांचल के, मधुबनी के, और इसीलिए ये अलग तरीके का एपिसोड करने की हमने कोशिश की, क्योंकि इसमें असली जो पहचान है वो दिखाने की कोशिश हुई और वाकई में ज़मीनी हकीकत क्या है। सिर्फ नारे की बात नहीं कर रहे, हम वादों की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमने उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जिनके लिए कुछ काम हो रहा है और जिनको लग रहा है कि हाँ कुछ बदलाव आया है। चलिए, मधुबनी से कैमरा पर्सन आरके के साथ मैं रीमा पराशर। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको क्या बोले बिहार की टीम एक और जगह पर, शहर पर या जिले में लेकर चलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।